रियली? ओवर। या ना, एंड उसके बाद फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नहीं। नमस्कार, सोशल सुमित डिजिटल के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं फ़िलहाल पटना में हूँ, बिहार में हूँ, और जितने भी इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ बिहार से कर रहा हूँ, पटना से कर रहा हूँ। जी हाँ, इस पेंडेमिक के कारण हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं फेस टू फेस, तो कोशिश ये है कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की मदद से हम उनसे बातचीत करें, गुफ्तगू करें और आप तक पहुंचाएं। तो चलिए, आज हम किस शख्सियत से मिलने वाले हैं? वेल, आज हम जिनसे मिलने वाले हैं ये अंडमान निकोबार से हैं, दिल्ली में रहे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने थिएटर की, एक्टिंग की पढ़ाई की है और इन्हें आपने कई वेब सीरीज़ में, टेलीविज़न शोज़ में, सीरियल्स में और फिल्मों में देखा है। जी हाँ, इनका नाम है राखी मनसा। तो चलिए आइए हम राखी जी से बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच सुमित जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख सकूं। और मैं इसे किसी फॉर्मल इंटरव्यू की तरह नहीं देख रही हूँ। जी। इट्स मोर ऑफ लाइक अ चर्चा, बातचीत, शेयरिंग थॉट्स। बिल्कुल। राखी मनसा, मेरे लिए मनसा मतलब मन जैसा, तो क्या ये वही मनसा है या राखी मनसा इस नाम का कुछ और अर्थ है? ये थोड़ा नया है मेरे लिए, ये मनसा मैंने नॉर्मली सुना नहीं है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। ये राखी मनसा, ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, ये नाम कैसे पड़ा आपका? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा असली नाम है राखी कुमारी और मुझे ये नाम कतई पसंद नहीं था बचपन से। 2004 की बात है, मेरे जहन में अचानक एक बात आई, अगर मैं खुद का नामकरण कर रही होती तो मैंने खुद को कौन सा नाम दिया होता? मंशा। बस मेरी सुई वहीं अटक कर रह गई और मैंने कुमारी को अलग कर दिया। राखी जो मुझे बचपन से मिला था उसे रखा और मंशा को, तो ऐसे हो गई मैं राखी मनशा। मेरे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं और इंडस्ट्री में जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो राखी मनशा के नाम से ही जानते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मुझे मनशा कहकर पुकारता है। आप फिल्मों से हैं इसलिए अगला सवाल थोड़ा फिल्मी अंदाज में करते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं आपको। हमें थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए। आप शैतान थीं, आप चंचल थीं, बहुत गंभीर थीं, और बचपन कैसे बीता आपका? अगर कुछ इंटरेस्टिंग बातें हों, कुछ वाक़ये हों जो आप अपनी बचपन की यादों से चुनकर हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें, उनके साथ साझा करना चाहें, तो हमें अच्छा लगेगा। बचपन बचपन मेरे ख्याल से सबकी जिंदगी का बहुत ही खुशनुमा और इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बचपन इम्पोर्टेंट नहीं था या खुशनुमा नहीं था। I was very obedient, studious, disciplined. मुझे अपना होमवर्क खुद करना पसंद था छोटे से ही, एंड आई वॉज लाइक वेरी स्टूडियस। मैं अपने क्लास में अव्वल थी। 1989 की बात होगी, मेरे पापा की डेथ हो गई एंड उसके बाद पता नहीं मेरे अंदर धीरे धीरे चेंजेस होने लगे। मेरा एडमिशन विवेकानंदा स्कूल में हुआ एंड दैट वाज द टॉप मोस्ट स्कूल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो बट स्टिल मैं पढ़ाई में एकदम पीछे होती गई
एंड सब कुछ बाउंस हो जाता था, टीचर्स जो भी पढ़ाते थे मुझे कुछ समझ नहीं आता था। आई वॉज लाइक कम्प्लीटली आउट ऑफ ट्रैक, पता नहीं अपनी ही दुनिया में रहती थी। मेरे भाई नवोदय विद्यालय में हॉस्टल में थे इस दौरान, और हम संडेज में उनसे मिलने जाया करते थे। तो संडे सुबह नाश्ता होता था इडली और मुझे इडली बहुत पसंद था है। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं भी नवोदय में ही पढ़ूंगी। तो मेरा वहाँ एडमिशन हो गया, मैं नवोदय में पढ़ने लगी, बट नथिंग चेंज। आई वॉज लाइक वेरी आइसोलेटेड, वेरी साइलेंट, और सब पढ़ाई ऊपर से जा रही है एंड ऑल। पर उस दौरान मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी, और मुझे याद है कि मैं अपने जितनी भी मेरी सहेलियां थी हॉस्टल में सबको इकट्ठा करके अपनी कविताएं सुनाया करती थी, एंड दे यूज्ड टू अप्रिशिएट इट। मुझे अच्छा लगता था। मैं स्केच करती थी, स्केचिंग, एंड रियली वो बहुत खूबसूरत स्केचिंग्स होते थे, परफेक्ट परफेक्ट। मतलब मैंने कभी सीखा नहीं, बट स्टिल दे वर परफेक्ट, दे वर ब्यूटिफुल। और लेकिन किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था जहाँ रिले रेस हो, रनिंग रेस हो, वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, मैं एक कोने में बैठी रहती थी, मैं नहीं करती थी कुछ। एंड क्लास 9th की बात है, मैंने एक स्किट किया था नवोदय विद्यालय में, और वो था वीर सावरकर के ऊपर मैंने किया था। तो लिखा भी मैंने ही था, डायरेक्शन भी मैंने ही दिया था, और अपने बाकी साथी कलाकार के साथ मैंने एक्ट भी किया था। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको बहुत पसंद आया। मेरे सीनियर्स, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे टीचर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया, प्रिंसिपल मैडम ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही स्किट ख़त्म हुआ, मैं हॉल से बाहर निकली और गैलरी में चल रही थी, तो मेरे हिस्ट्री टीचर ने मुझे रोका एंड ही सेड कि राखी तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा स्किट, पर तुमने तो वीर सावरकर को कुछ और ही बना दिया। एटलीस्ट हिस्ट्री से रिलेटेड होता तो कुछ और बात होती वो ये कहकर चले गए, पर आई डोंट नो, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया और मैं बहुत खुश हो गई। रेस्ट बाकी सब वैसे ही चलता रहा। तो मेरा बचपन कुछ ऐसा ही था। यहाँ ना शहर से दूर ना थोड़ा घर है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पंछियों की आवाज़ भी सुनाई देती है, और तरह तरह के पक्षी नज़र आते हैं, और बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है। मतलब इनको कभी देखा ही नहीं, जिन पक्षियों को, वो भी नज़र आ रहे हैं शहर में, लॉकडाउन के कारण शायद। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। आई एम श्योर कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत सारे किस्से हुए होंगे, मज़ेदार बहुत सारी कहानियाँ होंगी। तो कुछ एक मज़ेदार किस्से और कुछ वाक़या अगर हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। वो मज़ा आएगा सुन के कि कॉलेज लाइफ में जब आप लोग थिएटर करते थे, आप लोग जब एक्टिंग सीखते थे, तो उस समय कुछ क्या इंटरेस्टिंग कुछ हुआ, किन किन एक्टर्स के साथ, जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ अगर, तो वो कैसा रहा, क्या रहा, या बैचमेट्स के साथ कुछ किस्से, कुछ आपके प्रोफेसर्स के साथ कुछ किस्से, कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, प्लीज़ वो बताइए। वो मज़ा आएगा सुन के ज़रा हम लोगों को। एक शाम की बात है, दो लोग हमारे घर आए और उन्होंने मम्मी से कहा कि हम आपकी बेटी को कास्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली हिंदी साहित्य कला परिषद की तरफ से हमारे अंडमान में रामनवमी के दिन रामलीला का प्रदर्शन होता है हर साल। तो उस साल के लिए वो मुझे कास्ट करना चाहते थे। ये सवाल आया कि अच्छा कौन सा कैरेक्टर करेंगी। तो जो मेकअप
आर्टिस्ट थे वो भी एक कैरेक्टर कर रहे थे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर। तो उन्होंने कहा कि सीता के लिए कास्ट करते हैं। तो जो दूसरे थे वो संजीव डे, उनका अनूप डे नाम है उनका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसे केकई के लिए कास्ट करूँगा। केकई, आई वॉज लाइक 15 और 16 ईयर एज ओल्ड गर्ल। तो केकई के लिए कास्टिंग उन्होंने मेरी की। मेरी मम्मी को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था एंड आई वाज इक्वली एक्साइटेड। तो रिहर्सल्स शुरू हो गए। दशरथ का जो कैरेक्टर करते थे वो सालों से करते आए हैं और वो लाइक ही इज अबव 50। तो उनको जब पता चला कि 15-16 साल की लड़की है जो केकई का कैरेक्टर करने वाली है, तो वो बहुत नाराज हुए एंड उन्होंने डे भैया से कहा कि वो नहीं करेंगे दशरथ का कैरेक्टर। तो डे भैया ने उनको कहा कि आप बस एक रिहर्सल के लिए आइए, देखिए रिहर्सल देखिए एंड देन आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। तो हम तो रिहर्सल्स में थे ही, मुझे डायलॉग्स याद भी हो गए थे तब तक एंड वो आए थे रिहर्सल में। तो वो रिहर्सल देख रहे थे, मैं तो अपना काम कर रही थी, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। अचानक वो बीच में रिहर्सल में आ गए ऊपर स्टेज पर और उन्होंने मतलब दशरथ का कैरेक्टर कंटिन्यू किया। तब तक डे भैया प्रॉक्सी कर रहे थे दशरथ के लिए एंड आफ्टर रिहर्सल उन्होंने मुझे कहा कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, लाइक 15-16 साल की लड़की हो तुम और तुम केकई का कैरेक्टर तुमने ऐसे किया। जैसे भी हो, शोज खत्म हुए एंड बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत मज़ा आया। डे भैया ने उसके बाद वन एक्ट प्ले करने का सोचा और उन्होंने मुझे कास्ट किया था मेन लीड कैरेक्टर में। तो उसके भी शोज हुए, शो खत्म हुआ और जो ऑडियंस की तालियों की जो गड़गड़ाहट होती है वो बहुत मधुर थी मेरे लिए। एक एक बंदा आकर मुझसे कह रहा था कि उनको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा एंड दैट वाज लाइक अ ट्रांजिशन मोमेंट फॉर मी। मेरे लिए वो लाइक ऐसा था कि ये कुछ और है और मुझे बहुत मज़ा आया। मम्मी से बातें हुई तो मम्मी ने कहा कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन 12th तक के अपने जो बोर्ड है उसको क्लियर करो, उसके बाद तुमको जो करना है तुम वो करो। वेल, तो मैंने 11th एंड 12th तक कोई थिएटर परफॉर्मेंस नहीं किया। आफ्टर 12th ग्रेजुएशन का टाइम आया तो मैंने फिर एमेच्योर थिएटर वहाँ करना शुरू किया। तो 2 साल तक हर हफ्ते संडेज मैं स्ट्रीट प्लेस कर रही थी, लीड रोल्स। तो वो जो था वो मेरे लिए शायद एक्सप्लोरिंग पीरियड था, तब मैं एक्सप्लोर कर रही थी। एंड जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थी उस दौरान एनएसडी का वर्कशॉप हुआ था अपने अंडमान में, प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप। तो मैंने उसमें अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। ऑडिशन में मुझसे पूछा गया कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है उस समय तक मैं थिएटर को बिल्कुल नहीं समझती थी, लिटरली लाइक फिलॉसफी, लिटरेचर, इन सब से मैं अलग थी। मेरा स्ट्रीट साइंस था, मैं जूलॉजी की स्टूडेंट थी। तो मैंने अपने समझ के हिसाब से मैंने कहा मुझे नाना पाटेकर पसंद है। तो मुझसे फिर पूछा गया नाना पाटेकर क्यों पसंद है। मैंने कहा वो जो करते हैं वो सच लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है आपका, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर देवराज अंकुर जी आए थे हमारे वर्कशॉप में। तो उन्होंने मुझे कहा कि राखी तुम एनएसडी के लिए ट्राई कर सकती हो, तुम ज़रूर कोशिश करना। And वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो मैंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया
और फिर वहां से शुरू हो गई मेरी जर्नी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एक्टर हैं, और ये सवाल मैं उन सबसे पूछता हूँ, इसलिए आपसे भी पूछ रहा हूँ। एक्टिंग क्या है आपके लिए? पैशन है, मैडनेस है, जुनून है, इश्क है, मोहब्बत है, या एक आर्ट है? आपके लिए एक्टिंग के क्या मायने हैं? आर्ट, आर्ट तो हर चीज में है। आप कपड़े कैसे तय करते हैं, वो भी एक आर्ट है। कुकिंग इज एन आर्ट। स्पीकिंग, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। तो एक्टिंग में भी आर्ट है। पर मुझे अब तक जितना समझ में आया है, इट्स एन इल्यूजन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी मैजिशियन को देखें तो वो क्या करते हैं? मैजिक। पर वो होता क्या है? प्रैक्टिस, कि वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, राइट? उसके पीछे उनका क्राफ्ट होता है। सो दे really develop their craft, they get mastered। तो एक्टिंग भी वही है। ये आंसर बहुत एकदम टू द पॉइंट था आपका, बिल्कुल ऐसा तीर निशाने। एज एन एक्टर आप किस तरह से प्रिपेयर करती हैं खुद को? अगर आपको एक कैरेक्टर मिला, एक रोल मिला, तो उसकी तैयारी कैसे करती हैं आप? वो बताइए, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा हम लोगों के लिए जानना कि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट कैरेक्टर। एक अच्छे एक्टर की स्पेशलिटी, वेल, दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। पर अपनी समझ से मैं ये कह सकती हूँ कि एक अच्छा को एक्टर एक अच्छा एक्टर हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी प्ले या किसी फिल्म या फिर किसी भी सीरीज को आप देखें तो उसमें जो प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक लीड कैरेक्टर्स, उनके अलावा सीन्स जो होते हैं, यूनिट्स होती हैं, तो उस सीन का राजा कौन है? क्वाइट पॉसिबल कि उस पूरी सीरीज का लीड कैरेक्टर जो है वो उस सीन का राजा नहीं है। जैसे कि आप अगर उस सीन के राजा हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है कि मैं आपको सपोर्ट करूं एज अ को एक्टर। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं, बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे खुद को देखना चाहते हैं। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक्टर बनने के लिए सही प्रोसेस क्या है? एक अच्छा एक्टर बनने के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए और इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एज एन ट्रेंड एक्टर इसकी जानकारी हमें दीजिए और इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मुझे ये लगता है कि हर एक्टर को अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। किताबें पढ़नी चाहिए, किताबों में जैसे कि प्लेज हो गए और ऑटोबायोग्राफीज हो गई, फिलॉसफीज हो गई, लिटरेचर, ये सब आपको जानना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी पर काम करना चाहिए। अब बॉडी पर काम करने का मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाकर बॉडी बना रहे हैं। जिम में जाना दैट्स पर्सनल चॉइस, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी पे आपका कितना कंट्रोल है आपको ये पता होना चाहिए। आप परफॉर्मेंस करते वक्त कैसे भी हाथ पैर चल रहा है, कई बार लोगों को समझ नहीं आता है कि वो अपने हाथों को किस तरह से यूज़ करें, तो वो ऐसे खड़े रहते हैं कुछ ऐसा, और मतलब हाथ एकदम नीचे ऐसे ऐसे कुछ कुछ उनका चलता रहता है।
तो ये नहीं चलेगा। आपकी बॉडी पर काम होना चाहिए, आपकी आंखों पर काम होना चाहिए, आपके वॉइस पर काम होना चाहिए, आपके आर्टिकुलेशन पर काम होना चाहिए, वोकैबुलरी आपको अपनी अच्छी करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इज मस्ट। ब्रीदिंग का खेल है सब। आपके ना पूरे अंदाज बिल्कुल अदाकारा वाले हैं, बिल्कुल रॉयल, बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड कलाकार। तो स्किल डेवलप करना, हम इसे कहते हैं कि आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपने क्राफ्ट पर काम कीजिए, कि आप अपने आप को तैयार रखिए ताकि आपको जिस दिन परफॉर्म करना हो उस दिन आप तैयार खड़े रहें, आप बखूबी अपने कैरेक्टर को निभा सकें। आज के माहौल में, आज के संदर्भ में हर कोई कुछ ना कुछ लिख रहा है, कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। आप एक लेखिका भी हैं, आपने बहुत कुछ लिखा है। इस समय क्या आपने कुछ लिखा है? इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब हम सब परेशान हैं, घबराए हुए हैं, डर है, एक भय का वातावरण है, कोई भी चीज़, कोई भी नज़्म, कोई भी कविता अगर आपने लिखी है तो प्लीज़ हमें सुनाइए। इस पैंडमिक के दौरान मैंने सिर्फ एक ही कविता लिखी है, जो मैंने इस पैंडमिक के दौरान मैंने सिर्फ एक ही कविता लिखी, फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना के समय। थोड़ा सा ठहरना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा ठहरना भी ज़रूरी है, एक सांस जितनी देर ही सही, थोड़ा सा ठहरना भी ज़रूरी है। जाने कितने सालों से दौड़ रही हूँ, कभी रुककर देखा ही नहीं कैसा लगता है। जब सांसें रुकने को होती हैं, सीने में कितने हथौड़े पड़ने लगते हैं। उस एक सांस से एक सांस के बीच जो वक्फा होता है वही जिंदगी है, और मैं जीना चाहती हूँ, थोड़ा सा ठहरना चाहती हूँ। वक्त के दायरे से निकलकर समंदर की गहराइयों में डूबना चाहती हूँ। वक्त के दायरे से निकलकर समंदर की गहराइयों में डूबना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये सारा आकाश पीना चाहती हूँ। याद है बचपन में कैसे पकड़न पकड़ाई खेलते वक्त अचानक टाइम प्लीज ले लेते थे। बिना टाइम प्लीज के हर दौड़ अधूरी है। जिंदगी कोई जंग नहीं, एक एहसास है। इस एहसास को जीने के लिए जिंदगी थोड़ा सा ठहरना भी जरूरी है। एक सांस जितनी देर ही सही, थोड़ा सा ठहरना भी जरूरी है, और मैं थोड़ा सा ठहरना चाहती हूँ, बस जीना चाहती हूँ। बढ़िया जी। राखी जी, आपसे मुलाकात करके बहुत मज़ा आया, और ये तो मन ऐसा कर रहा है कि ये कंटिन्यू करें और बातों का सिलसिला जारी रहे, नॉन स्टॉप बिल्कुल चलता रहे। बट टाइम की लिमिटेशन है, टाइम की पाबंदी है, और हमें ये इंटरव्यू अभी यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। बट इस वादे के साथ, जो वादा मैं सबसे कर रहा हूँ, और होपफुली जब ये कोरोना काल का भय ख़त्म हो जाएगा, पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग रूबरू होंगे, फ़ेस टू फेस मिलेंगे और मिल के बातें करेंगे, चाय पियेंगे एक अच्छी सी, और हम लोग मिल के बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और जहाँ पर भी हम लोगों ने ये कन्वर्सेशन छोड़ा है वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और भी जो बातें हैं जो आप शेयर करना चाहती हैं, या जो मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं, उन सब को लेकर एक बार फिर हम मुखातिब होंगे अपने शो में, सोशल सुमित डिजिटल में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर दिस, एंड बी सेफ, बी हेल्दी,
अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहें और मस्त रहें और स्वस्थ रहें और सोशल सुमित डिजिटल देखते रहें और फिर मुलाकात होगी।